गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम लोगों को बात करना है ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। इसके पहले जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के हैं उसको हमने कवर कर लिया है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। आज हमको बात करनी है ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बच्चों। और चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एनुअल एनपीपी मतलब कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर इज नियर अबाउट कितनी है? 170 बिलियन टन्स। कितनी है? 170 बिलियन टन। ये क्या है? ड्राई वेट है। क्या है? ड्राई वेट है। क्या है? ड्राई वेट है। ठीक है, मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्टिविटी हो रही है वो इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, कि समझ में आई बात? किसके बारे में बता रहे हैं? ये जो फाइनल प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में बता रहे हैं। ओशियन कवर 70% ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है ना, ओशियन जो है अर्थ का कितना परसेंट जो है कवर करके रखा है? 70%। कितना? 70% जो है ये समुद्र से क्या है, जितनी हमारी धरती है उसमें से 70% जो है ये समुद्र के द्वारा घिरी हुई है। किसके द्वारा? समुद्र के द्वारा घिरी हुई है। बट कंट्रीब्यूशन ओनली 55 बिलियन। ठीक है, 170 बिलियन में 55 बिलियन, ठीक है ना, 55 बिलियन टन जो है कंट्रीब्यूशन ही केवल समुद्र के द्वारा है। जबकि समुद्र का मतलब कि अर्थ का 70% जो है वो समुद्र से ही घिरा हुआ है, पानी से ही घिरा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर? ये समझ में आ रही है आपको बात ना? और जो लैंड का कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि जो धरती है, जहाँ जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है आपका, ठीक है, वहाँ का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 115 बिलियन टन है। कितना है? 115 बिलियन टन। क्लियर? रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन ओशियन। तो ओशियन में ये लो प्रोडक्टिविटी क्यों है, इसका रीजन हम देख लेते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है? न्यूट्रिएंट की जो है कमी है। क्या है? न्यूट्रिएंट की कमी है। ठीक है ना, क्लियर? इन सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में क्या है? जो न्यूट्रिएंट की क्या है? कमी है। न्यूट्रिएंट रिमेन्स लॉक्ड इन डीप वाटर। ठीक है ना, और जो न्यूट्रिएंट्स बचे हुए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ हैं? डीप वाटर में लॉक्ड हैं। अवे फ्रॉम सनलाइट, ये क्या है? सनलाइट से दूर है। ठीक है, और जब सनलाइट से दूर होंगे तो आपको पता है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो या जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी तभी सस्टेन हो सकती है, सबसे अच्छे तभी हो सकती है जब उसको सनलाइट मिलेगी। ठीक है ना, सनलाइट पेनिट्रेट ओनली अपर लेयर। ठीक है ना, फोटिक जोन्स जो है, ठीक है ना, तो सनलाइट जो है वो कहाँ मिलती है? सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ फोटिक जोन्स पर मिलेगी, जो अपर लेयर्स हैं ओशियंस की, या जो जितने जो हैं आपके जितने भी वाटर वाले इकोसिस्टम है वहां से है सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी? फोटिक जोन्स में मिलेगी। ठीक है, देयरफॉर डीपेस्ट लार्ज एरिया देयरफॉर डिस्पाइट लार्ज एरिया प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इज लो। ठीक है ना, और इस यही कारण है कि जो इनमें पर यूनिट एरिया में जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है ना, तो यही सारे कारण हैं जो ओशियन में प्रोडक्टिविटी कम है। जबकि ओशियन का जो मतलब ओशियन की जो प्रेजेंट है, ओशियन की जो उपस्थिति है हमारे धरती पर, वो या पानी की जो उपस्थिति है हमारी धरती पर वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है? लगभग 70%। लेकिन तब भी वहाँ की प्रोडक्टिविटी क्या है? बहुत ही कम है, नियर अबाउट 55 बिलियन। कितना? नियर अबाउट 55 बिलियन टन। ठीक है ना, चलिए की पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके इस टॉपिक से आते हैं तो आप ये मान के चलिएगा, ठीक है, आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो संभावनाएं होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना, एनपीपी बायोमास अवेलेबल टू हर्बियोर एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है ना,
तो एनपीपी का मतलब होता है वो बायोमास जो किसके लिए अवेलेबल है, हर्बी और डिकम्पोजर्स के लिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो होती है ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, क्लियर। ओशियन की बात करते हैं, लो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ड्यू टू न्यूट्रिएंट लिमिटेशन। ठीक है ना, और जो ओशियन में लो प्रोडक्टिविटी है वो क्यों है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है उनकी क्या है, लिमिटेशन है। क्या है, न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन है। तो इस चीज को आपको समझना है यहाँ कि अगर ओशियन में प्रोडक्टिविटी कम है तो वो क्यों है, तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन की वजह से कम है। किस लिए कम है भैया, न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन की वजह से कम है। ठीक है ना। अब देखिए नीचे हम 2-4 क्वेश्चन आपको यहाँ दिए हुए हैं, पॉसिबल नीट क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप यहाँ देख लीजिए। फार्मूला बेस्ड, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इन जीपीपी ऑफ ग्रासलैंड इक्वल टू 200 किलो कैलोरी, ठीक है ना, पर ईयर। एंड रिस्पायरेशन क्या है, 1200 किलो कैलोरी जो है रिस्पायरेशन में खर्च हो जाती है। और फाइंड करना क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, तो इसमें हमको करना क्या है कि जो जीपीपी है उससे जो है रिस्पायरेशन को घटा देना है और एनपीपी जो है हमारा आ जाएगा। क्लियर। जो जीपीपी है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उससे क्या है, रिस्पायरेशन को हमें माइनस कर देना है और जो हमारी नेट प्रोडक्टिविटी है वो हमारी आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो विच इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट मोस्ट टू ग्लोबल एनपीपी। ठीक, तो इसको हमने पहले भी आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो इसमें जो है, अब देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसमें भी हम आपकी बात करते हैं। ठीक है ना, जो आपके धरती पर जितने इकोसिस्टम हैं, मतलब कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको छोड़ के, ठीक है ना, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एनपीपी होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द हाई टेम्परेचर हाई रेन। ठीक है ना, यहाँ टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है और रेन भी अच्छी खासी होती है, तो इसलिए यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसको आगे जब बात करेंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसमें जो है आंसर होगा। क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। विच इकोसिस्टम, यहाँ देखिए इकोसिस्टम के बारे में बात किया है। ठीक है ना, विच इकोसिस्टम, तो जब इकोसिस्टम के बारे में बात करेगा तो आपको आंसर करना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या करना है बच्चों, आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वाई इज ओशियन प्रोडक्टिविटी लो डिस्पाइट कवरिंग 75%। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो पूरे अर्थ में जो कवरिंग है ओशियन की वो कितनी है, 70%। उसके बावजूद भी यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। वो क्यों है, ऑफ अर्थ। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट लिमिटेशन इन सरफेस। ठीक है ना, तो ये क्यों है, जो न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन है वो वाटर के सरफेस पर है, इसलिए यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इसी से रिलेटेड या इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, और जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपको जरूर से जरूर पूछे जा सकते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मैं जब इस चैप्टर का जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन में काफ़ी कोशिश रहेगी कि काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके के आपके कवर करा दिए जाएं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या उस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन इन इकोसिस्टम। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे किसकी, नए टॉपिक के बारे में, जिस ठीक है, कौन सा टॉपिक, डिकम्पोजिशन इन इकोसिस्टम। ठीक है ना, तो इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं डिफिनीशन के बारे में। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच डिकम्पोजर्स, मतलब डिकम्पोजर्स का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। तो बैक्टीरिया, फंगी, डेट्रियोट्स जो होते हैं, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है ना, डेट्राइटर्स, ठीक है, इनटू सिमिलर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है ना, और इनको क्या करना है, इनको ब्रेक डाउन कर देना है सिमिलर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, किस किस में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर्स में और न्यूट्रिएंट्स में सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन जो भी है, फास्फोरस, ठीक, सब कुछ। ठीक है ना, और डेट्राइटर्स क्या होते हैं, डेड प्लांट रिमेन्स। ठीक है ना, जब प्लांट डेड हो जाएगा उसमें जो रिमेन्स बचेगा वो होता है डेट्राइटर्स। ठीक है ना, लाइक लीव्स, बार्क, फ्लावर्स। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, डेट्राइटर्स होते हैं। एनिमल्स रिमेन्स एंड फीकल मैटर्स। ठीक है ना, और इसी तरीके से एनिमल्स में भी और इसी तरीके से फीकल मैटर्स में भी। ठीक है ना, जो किसी भी ऑर्गेनिक
सॉरी किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है बेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से जो एक्सक्रीट किया जाता है, उसी को बोलते हैं फीकल मैटर। क्लियर। डिकम्पोजिशन इज द एसेंशियल फॉर द न्यूट्रिएंट साइकिल, और as you know decomposition is a very essential phenomena and very essential event for nutrient cycle, and it is a very essential for decompose dead matters, ठीक है ना। और अगर ये प्रक्रिया नहीं होती है तो धरती जो है अब तक लाश का ढेर बन गई होती, ठीक है ना। तो ये डिकम्पोजर्स ही होते हैं जो इन सारी चीज़ों को जो है ब्रेक डाउन करते हैं और उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये फिर से क्या होता है, नेचर को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कितने स्टेप में डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। एक मिनट आप लोग जाइएगा। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं डेट्रियोट्स की, ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे, डेट्रियोट्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, डेट्राइटस को जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है तोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। लीचिंग, लीचिंग का मतलब समझिए, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट आर वाश्ड डाउन इनटू सॉइल लेयर, जिसे क्या बोलते हैं, सॉइल हॉरिजन बोलते हैं। दे में गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट, ठीक है ना। और जो लीचिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होते हैं उनको जो होता है पानी में जो है दबा दिया जाता है या सॉइल के नीचे उसको लेयरिंग कर दी जाती है, जिसको सॉइल हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब कैटाबोलिज्म क्या होता है, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेडेट डेट्राइटस इनटू स्मॉलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना। तो कैटाबोलिज्म में क्या होता है, जो बैक्टीरियल या फंगल एंजाइम्स होते हैं इनको डिग्रेडेट कर दिया जाता है, डिग्रेड डेट्राइटस इनटू इट्स स्मॉलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, स्मॉलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमिनिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है डार्क कलर्ड एमॉर्फस कोलाइडल मटेरियल, ठीक है ना। ये क्या होता है, डार्क कलर जो है एमॉर्फस कोलाइडल मटेरियल होता है ह्यूमस, रेजिस्टेंट इनटू माइक्रोबियल अटैक, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जो माइक्रोबियल अटैक्स होता है उसको रेजिस्टेंट करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है ना। डिकम्पोज स्लोली, और ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को जो है स्लोली करते हैं। एक्ट एज द न्यूट्रिएंट रिजर्वायर, ठीक है ना। मतलब कि ये कैसे काम करते हैं, न्यूट्रिएंट रिजर्वायर की तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। और मिनरलाइजेशन फिर आती है सबसे लास्ट में। तो मिनरलाइजेशन में माइक्रोज ब्रेक डाउन ह्यूमस फर्दर रिलीजिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बैक इनटू सॉइल ऑफ आवर प्लांट, ठीक है ना।
तो ये क्या करते हैं, माइक्रोब जो होते हैं ह्यूमस को क्या करते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और रिलीज करते हैं किसको, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, जो कि दोबारा से सॉइल के थ्रू जो है प्लांट्स को मिलता है। दीज स्टेप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, ठीक है, और ये साइमल्टेनियसली जो है ये प्रोसेस जो है चलती रहती है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होता है, कैटाबोलिज्म होता है, ह्यूमिडिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ठीक है ना। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है किसकी, डिकम्पोजिशन की। क्लियर। अब ये एनसीईआरटी से ही डायग्राम है, आप यहाँ देख सकते हैं कि डिकम्पोजन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन साइकिल इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया कैसे होती है आप उसको यहाँ देख सकते हैं। क्लियर। देखिए ऑर्गेनिक रिच सॉइल, ठीक है ना। अब ये देखिए ए ट्री ग्रो इन दिस सॉइल, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, एक जो पौधा है वो कहाँ, सॉइल में ही उत्पन्न होता है। एक ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, ठीक है, और ये ग्रीन लीव्स जो है ग्राउंड में गिर गई, जमीन पर गिर गई। सम आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इंटर फूड वेब, ठीक है ना। तो इसको क्या हुआ, कुछ इंसेक्ट ने, कुछ एनिमल्स ने जो है इसको खा लिया और जो ये एनर्जी थी ये फूड वेब में जो है इंटर कर गई, ठीक है ना। उसके बाद में फिर देखिए क्या हो रहा है, सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन, ठीक है ना। और कुछ जो है लीचिंग की प्रोसेस में चली गई सॉइल केमिकल एक्शन के थ्रू, ठीक है ना। और देखिए यहाँ से फिर क्या हुआ, देखिए फिर लीव्स पार्सली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। और यही लीफ को जो है पार्सली कुछ जो मात्रा बची है उसको डिकम्पोजर्स के द्वारा जो है कंज्यूम्ड कर लिया गया। और फर्दर डिकम्पोजिशन बाय द अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंगी इटीसी, ठीक है। और जो फर्दर जो डिकम्पोजिशन बता था वो इन लोगों के द्वारा जो है डिकम्पोजिशन कर लिया गया। और डिकम्पोजिशन करने के बाद में उस सॉइल को जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है फिर मिल गया। तो अब ये जो सॉइल थी वो क्या हो गई, ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो गई। क्या हो गई, ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो गई। इसी तरीके से पूरी साइकिल आपकी चलती रहती है। क्लियर। ये पूरा एक डिकम्पोजिशन की साइकिल का प्रोसेस है। इसी तरीके से सारी साइकिल्स ऐसे चलती रहती है, ठीक है, नेचर में। अब देखिए कंडीशन अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मोस्टली एरोबिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन में मोस्टली कौन सी प्रोसेस होती है, एरोबिक प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रियोर्स, ठीक है ना, स्लोअर इफ डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, हार्ड टू डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। तो जो डेट्रियोर्स हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, अगर उसमें लिग्निन और काइटिन है तो वो क्या होता है, इसमें जो है इसको डिकम्पोज करने में ज़्यादा समय लगता है, या जो है ये प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। फास्टर इफ डाइट्रियोट्स रिच इन नाइट्रोजन एंड शुगर इजिली टू डिकम्पोज, ठीक है ना। और फास्टर कब होगी ये प्रक्रिया, कब होगी, जब इसमें नाइट्रोजन एंड जो है शुगर्स जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उस डाइट्रियोट्स में, ठीक है ना। जो डाइट्राइटस है उसमें अगर शुगर और नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होंगे तो ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर में देखिए वार्म एंड मॉइस्ट, ठीक है ना, फास्ट डिकम्पोजिशन। जब कहीं किसी भी जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो हल्की सी गर्म होगी और मॉइस्ट होगी, नमी वाली होगी, तो वहाँ डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है, ठीक है ना। लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक कंडीशन, स्लो डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। इसमें क्या होगी, प्रक्रिया स्लो होगी। ऑर्गेनिक मैटर बुल्ड अप, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर बिल्ड करेगा किसको, एग्जाम्पल पीट इन वाटर लॉक्ड सॉइल्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप लोग ये समझिए, पीट इन द वाटर लॉक्ड सॉइल। क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, नाइट्रोजन और जितने भी कुल मिला के न्यूट्रिएंट हैं आपके नेचर में, उनको जो है रिसाइकलिंग करने के लिए डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जो है ज़रूरी है। और इसमें जो है ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो है फिर से वापस कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है ना। और इकोसिस्टम की जो फर्टिलिटी है उसको जो है मेंटेन करने के लिए भी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया नेसेसरी है और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। लाइक डेथ डिके न्यू लाइफ इन इकोसिस्टम, ठीक है ना, सॉरी लिंक डेथ डिके एंड न्यू
न्यू लाइफ इन इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो जब डेथ होगा फिर उनका डिकम्पोजिशन होगा और फिर उसी के द्वारा न्यू लाइफ की जो है उत्पत्ति होगी या न्यू लाइफ जो है जनरेट होगी, ठीक है। तो ये एक चैन है, एक प्रोसेस है इकोसिस्टम का, और ये नेसेसरी प्रोसेस है और ये होना भी जरूरी है, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि अगर डिकम्पोजिशन ना होता तो ये धरती जो है अब तक लाशों का ढेर बन गई होती। क्लियर। अब हम इस डिकम्पोजिशन से रिलेटेड जो कुछ की पॉइंट्स हैं नीट के अकॉर्डिंग उसको बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमस न्यूट्रिएंट रिजर्वायर रेजिस्टेंट डिकम्पोजेस स्लोली, ठीक है ना। तो ह्यूमस क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिजर्वायर होता है, रेजिडेंट होता है, और डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। मिनरलाइजेशन में फाइनल रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, फाइनल रिलीज, मतलब कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को फाइनली रिलीज किया जाता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड्स ऑन डाइट्रियोट्स कंपोजिशन, ठीक है ना। तो जो डाइट्रियोट्स का कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैसी होगी, और क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, मतलब कि जो उस एटमॉस्फेयर का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चराइजर कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है। और जिस तरीके की वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी और जिस तरीके का डाइट्रोट्स का जो कंपोजिशन होगा, जिस तरीके से होगा उसी तरीके से उसी रेट के अकॉर्डिंग जो है डिकम्पोजिशन की भी प्रक्रिया संपन्न होगी, कंप्लीट होगी, ठीक। क्लियर। अर्थवर्म इज इक्वल टू फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है ना। तो अर्थवर्म को कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन प्लस सॉइल एरेशन, ठीक है ना। और ये करते हैं क्या है, फ्रेगमेंटेशन करते हैं प्लस जो है सॉइल एरिएशन करते हैं। क्लियर। अब इससे डिकम्पोजिशन से जो पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। विच स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है ना। सॉरी, विच स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ये आपका क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा ह्यूमिडिफिकेशन। क्लियर। क्या होगा, ह्यूमिडिफिकेशन होगा। व्हाट स्लो डाउन डिकम्पोजिशन, जब टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, एनारोबिक कंडीशन होगी, तब जो है आपका डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया होगी वो स्लो होगी, ठीक है। इन डिकम्पोजिशन डेट्रियोट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच स्टेप, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन के लिए, किसके लिए, फ्रेगमेंटेशन के लिए। क्लियर। अब एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में, उसके बारे में यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इकोसिस्टम में वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपके इकोसिस्टम में वो है सनलाइट, मतलब कि अल्टीमेट ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका वो केवल क्या है, सन है। क्या है, सन है जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, अर्थ पर वो क्या है, सन है, ठीक है ना। और एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, ठीक है ना। किसको छोड़कर, डीप सी और हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर पूरी अर्थ पर जो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सन है। ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन is greater than 50% is the photosynthetically active radiation PAR जिसको बोलते हैं, only 2 to 10% of PAR is captured by plants, ठीक है ना। तो जितनी भी PAR रेडिएशन, जो PAR है, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जितनी भी अर्थ पर आती है उसमें से केवल 2 से 10% को ही कैप्चर कर पाता है प्लांट, ठीक है ना। किसके लिए, प्लांट्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रोड्यूसर, ठीक है ना। और ये जो है इसी से अपनी एनर्जी को बनाता है। दिस स्मॉल परसेंट सस्टेन द इंटायर बायोस्फीयर, और यही वो स्मॉल अमाउंट है, यही वो स्मॉल परसेंटेज है जो पूरे एटमॉस्फेयर को जो है सस्टेन कर रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर को जो है एनर्जी आप प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, कंपोजिशन ऑफ एनर्जी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।
और दोस्तों मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा कि जिन भी बच्चों को जो है क्लास करनी है और जिन भी बच्चों को रेगुलर जो है लेना है क्लासेस, और जिन भी बच्चों को पूरी कंप्लीट बायोलॉजी या नीट का कंप्लीट बैच, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि 1 अक्टूबर से नीट का कंप्लीट बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो भी डेमो क्लासेस हैं वो बहुत ही जल्द हम आपको आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, और उसी के साथ साथ आपके ऐप पर भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो जिन भी बच्चों को कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी बैच में, वो इन सारी डिटेल्स पर जाकर अपने बैच को ले सकते हैं, यहाँ से हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट हमने आपके सामने दे रखी है। ऐप का जो है गूगल प्ले स्टोर से आप जाके यूट्यूब का जो चैनल है उसमें आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, और हम लोग प्रोवाइड क्या क्या कराएंगे, पेड प्लस फ्री कोर्स। पेड कोर्स तो है ही है, फ्री कोर्स तो जैसे कि आपको हम ई बुक्स भी आपको हम हमारी खुद की ई बुक्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, जल्द से जल्द हम इसको आपके ऐप के ई बुक स्टोर पर डाल देंगे, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और इसका जो अमाउंट होगा, आप विश्वास मानिए, वो चाहे नीट का हो या जेई का हो, दोनों का जो अमाउंट हम लोग रखेंगे बहुत ही मिनिमम रखेंगे, बहुत ही मिनिमम रखेंगे, इतना कि मतलब आसानी से आप कंप्लीट मटेरियल यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। उसमें आपका टेस्ट सीरीज होगा, डीपीपी होगा, प्लस जो है आपकी पीडीएफ नोट्स होंगे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए बैच में, नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।